इसका मतलब ये हुआ कि पीटी देने के बाद 3 महीने में उसने तो नॉलेज कुछ गेन नहीं किया होगा। 3 महीने में क्या कर लेगी? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेगी या फिर नॉलेज गेन करेगी। तो टीना डॉबी का पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक था। इसका मतलब अगर हम बिठाएं तालमेल पीटी और मेंस के बीच, तो मुझे यही नॉलेज आता है कि लिखना एक अलग चीज़ है, आंसर राइटिंग बिल्कुल एक अलग काम है, और नॉलेज हो जाना एक अलग काम है। समझ में आ रहा है बात? आपके पास वो कला होनी चाहिए, एक दो चीज़ होना चाहिए मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। 2 चीज़, एक तो आंसर लिखने आना चाहिए, ऐसा भी प्रश्न जो आपको नहीं आता, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, यूपीएससी में अब 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 12.5 मार्क्स के। तो यूपीएससी में अब 20 क्वेश्चन लिखना होता है, तो 20 क्वेश्चन 12.5 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 200 नंबर का, 200 वर्ड का, तो कितने हो गए? 4000 वर्ड। 3000 वर्ड 3 घंटे में लिखने में हालत खराब हो जाता है। 3 घंटे में 3000, रियल बात, हम आपको सपने नहीं दिखा रहे, जो जमीन की बात हो कर रहे हैं। 3 घंटे में 3000 वर्ड लिखने में हालत खराब होता है, वहाँ 4000 वर्ड लिखना होता है। वो भी क्वेश्चन किसने सेट किया? यूपीएससी ने। कोई एसएससी ने क्वेश्चन सेट नहीं किया है कि भाई बाबर की जीवनी लिखें, ये नहीं पूछा है। पूछा है एकदम से, एक तो ऐसा क्वेश्चन आया है जो एकदम बिल्कुल, कुछ टर्मोलॉजी ऐसे आ गए हैं जो आपको पहली बार सुना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घुमाए हुए हैं, आप जानते हैं, फिर भी उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन, खूब ज़्यादा तैयारी आपकी है, भयानक तैयारी में गए हैं, तो 12 क्वेश्चन तक आपको आता है। एकदम टॉपर को बात कर रहा हूँ मैं, उसे भी 12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता। बाकी 8 क्वेश्चन टॉपर को भी नहीं पता होता। 8 क्वेश्चन के उत्तर वो दे, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। उन 8 प्रश्नों का उत्तर जो उसे नहीं आता उसको भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कीवर्ड होगा जिसके बारे में वो जानता होगा, बस उसी को पकड़ के वो आंसर को पूरा करता है आदमी। लेकिन कला होनी चाहिए आंसर लिखने का, और ये कला एक दिन में नहीं आता। ये कला, अगर आपको लगता है कि 2 घंटे के प्रोग्राम में क्यूआईटी में हम काम कर लेंगे, तो आप भ्रम में हैं। आप क्या है भैया? भ्रम में है कि आपका 1 दिन 2 दिन 2 घंटे में हो जाएगा। ये लिखने से आएगा। हम टीचर्स, जैसे सर ने बताया आपको आइडियाज, तो उस आइडिया पर अब जाके घर पर काम करना होगा। कम से कम 100-150 आंसर लिख लेना होगा उसी आइडिया के आधार पर, जिसकी तैयारी आप करते हैं। यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, तो जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक मार्केट में है। क्वेश्चन बैंक मार्केट में है, आप जाइए। सर ने जो आज टेक्निक बताया है, या बाद में हम भी आपको कुछ टेक्निक अपना बताएंगे, जिस तरीके से मैंने लिखा आंसर, तो आपको जो भी टेक्निक सर ने बताया, मैंने बताया, और कोई टीचर और भी आएंगे वो भी बताएंगे, तो उनके आधार पर आप कम से कम 150-200 प्रश्न लिखिए और टीचर को दिखाइए। टीचर को अगर नहीं दिखाना पॉसिबल तो अपने सीनियर्स को दिखाइए, लेकिन दिखाइए जरूर। दिखाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो सामने वाला आपकी गलती काटेगा, और दूसरा डर होगा दिखाने का, तो लिख लीजिएगा। अगर नहीं दिखाइएगा तो 2-3 दिन लिखिएगा और फिर सुस्त पड़ जाइएगा। तो मेरा बस इतना मानना है कि खूब लिखिए, और लिखने से आंसर राइटिंग डेवलप होता है। हो सकता है कि आपका आंसर कुछ और हो, इनका कुछ आंसर और हो, मेरा कुछ आंसर और हो, हर इंसान का आंसर अलग अलग हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई आंसर का परफेक्ट मॉडल नहीं होता। आंसर का परफेक्ट मॉडल नहीं होता। भाषा शैली बदल सकती है, हो सकता है इनकी भाषा कुछ और हो, आपकी भाषा कुछ और हो, लेकिन लिखने से ही ये डेवलप होता है। आप खुद ही एक निबंध लिखिए, वर्तमान में एक ऐसे लिखिए आप, और उस ऐसे को लगातार 10 दिन तक लिखिए, तो आप देखेंगे कि 10वां दिन वाला ऐसे पढ़िए, और पहला दिन जो आपने ऐसे पढ़ा है, लिखा है, उसको पढ़िए, तो आपको खुद लग जाए कितना घटिया हम लिखते थे, अब कितना बेहतरीन हो गया। ये लिखने से डेवलप होता है। जो शब्द आते हैं, एक से एक वाक्य आते हैं जो दिमाग में, वो लिखने का प्रैक्टिस होता है। तो टीना डॉबी से मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया, टीना डॉबी का, कि भैया उसने टॉप किया ज्ञान के दम पर नहीं, लेखन शैली के दम पे टॉप किया। इसलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, 18 घंटे पढ़ने वाले आईएएस बनते हैं। ये जो भ्रम आपके मन में है, इसको दूर कर लीजिए। 18 घंटे नहीं पढ़ना, आप पढ़िए। 18 घंटा पढ़ना बुरी बात नहीं है। 18 घंटा पढ़ो या 8 घंटा पढ़ो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जितना घंटा आप पढ़िए, आप ऑन सिलेबस पढ़िए, जो सिलेबस है उस पर पढ़िए, जो लगा हुआ है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक पढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आपको बताता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। 2013 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, पता है ना आपको। यूपीएससी मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया 2013 में। 11 में प्री का चेंज किया था, और 13 में मेंस का चेंज किया है। पहले जीएस के 2 ही पेपर होता था, 2 ऑप्शनल होते थे, हर एक ऑप्शनल के 2-2 पेपर होते थे। अब मात्र 1 ऑप्शनल है जिसके 2 पेपर हैं, बाकी 4 पेपर अब जीएस का हो गया है ना। 250-250 मार्क्स से 4 पेपर जीएस के। तो आपको 18 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, कोई पैमाना है ही नहीं।
हमको नहीं पता आप कितना घंटा पढ़िएगा, लेकिन एवरेज अगर यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं तो क्लास के अलावा आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर एक रूटीन में 365 दिन होना चाहिए। वो भी जब यूपीएससी का मेंस देना हो तो आपको 14 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई करना चाहिए। मतलब जनरल एवरेज आपको, अगर यूपीएससी आपका टारगेट है, सपना है कि पटना से हम यूपीएससी निकालें, क्योंकि यहाँ से निकल सकता है। मिशन 50 के जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इस प्लेटफॉर्म से निकाला जा सकता है, क्योंकि आपके पास हर लेवल के टीचर्स मौजूद हैं। टॉपर्स के विजिट भी होते रहता है, हमेशा 1 to 10 1 to 50 रैंक के लोग इतने कम भीड़ में आते रहते हैं। दिल्ली में जाइएगा तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में उनको बुलाया जाता है तो 5000 7000 लोग जुट जाते हैं। वहाँ आप उनसे बात नहीं कर सकते, या पर्सनल आप उनसे अटैच हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सर आपने क्या लिखा था, आपने कैसे लिखा था, क्या करे सर, नहीं करे सर। तो आप चाह जाए, अगर बच्चा आप चाह ले तो पटना से भी हो सकता है, लेकिन पहला शर्त है कि क्लास के बाद आप रेगुलर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें। दूसरा शर्त है कि सिलेबस आपके कमरे में सटा होना चाहिए, दीवार पर आपका सिलेबस चिपका होना चाहिए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, चिपकना तो दूर की बात है, दीवार से दिमाग तक पहुंच जाना चाहिए सिलेबस। आप एक एक लाइन बोल दें कि हिस्ट्री में ये लगा है, पॉलिटी में ये लगा है, आईआर में ये लगा है, लाइन बोल दे, ये आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस डेली करना है आपको। 2013 से लेकर 2021 तक में इतने मेंस हो चुके, तो इतने मेंस में आज तक यूपीएससी में मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछा, सेकंड में पूछा, थर्ड में पूछा, फोर्थ पेपर में पूछा, समझ में आ रहा है बात ना। तो सिलेबस हर पेपर का क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, पूरा विजन क्लियर होना चाहिए। और प्रीवियस पेपर इसलिए देखने बोला जाता है क्योंकि वो बताएगा कि अभी पूरा सिलेबस तो पूछता नहीं यूपीएससी, अभी यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन किस हर सेक्शन में कहां से उठा रही है, तो बड़ा सेक्शन पता चल जाएगा, इस सेक्शन कम से कम हमको करना है हर हाल में, ताकि मेंस में दिक्कत ना हो। तो क्या करना है भैया, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक आपको याद होना चाहिए। सर ने जो तरीका बताया उस तरीका के आधार पर 150-200 प्रश्न तत्काल डेली कोशिश कीजिए, 2-3 प्रश्न लिखें, टीचर को लाकर दिखाएं। और जब भी लिखें तो प्लेन पेपर पर लिखें, रूलदार पेज पर न लिखें, और प्लेन पेपर आप अलग से लिखें ताकि टीचर उसको ले जाएगा अपने रूम पे चेक करने के लिए। आपकी कॉपी तो ले नहीं जाएगा, तो कॉपी से अलग पेज पर आप लिखें ताकि आप उसको हम ले जाएं, या टीचर जो भी जिनको दीजिए वो ले जाएं, और आराम से आपकी कॉपी को चेक करके सही फीडबैक देकर वहां से भेजें। तो ये काम आप आज से शुरू कीजिए। ये जो क्लास हुआ इसका फायदा तभी होगा जब आप आज ही से, कल से नहीं, कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, ये रहीम का दोहा है। तो भैया आप लोग आज से 2 आंसर डेली लिख करके यहाँ चेक करवाएंगे। जो ज्योग्राफी के टीचर ज्योग्राफी वाले से, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पॉलिटी वाले सर से, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री वाले सर से डेली लिखिए। और कोशिश कीजिए कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें। डेली कोशिश करना है कि जो 10-12 घंटे पढ़ेंगे क्लास के बाद, उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए। आप 3 घंटे अकेले न्यूज़पेपर को दीजिए, जिसमें 2 घंटे न्यूज़पेपर को पढ़िए, और न्यूज़पेपर में जो पढ़िएगा उसको अंडरलाइन भी कीजिए। अंडरलाइन करके जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आप एक अलग से अखबार की कॉपी एक अलग से बना लीजिए। और जो अंडरलाइन आपने किया उसको तुरंत, पेपर की कटिंग मत रखिएगा, उसको तुरंत नोट डाउन कीजिए। और एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं, बीच के पेज में कुछ निबंध आता है, कुछ ऐसे आता है एडिटोरियल, उसमें अगर पॉलिटिकल एडिटोरियल है तो मत पढ़िए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर आया है, कुछ इकोनॉमिक्स के ऊपर आया है, तो उसको आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद उसमें से अगर कुछ फैक्ट है तो उसको नोट कीजिए, लेकिन उसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया 10 लाइन में अपनी समरी में लिख दीजिए। उस एडिटोरियल की बात को समरी में लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप मेंस देने जाएंगे ना, तो मेंस के समय आपको दोबारा वो अखबार ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि कॉपी में समरी आपका लिखा हुआ है, और अखबार से ही यूपीएससी क्वेश्चन जनरली उठाती है। क्लियर है? तो खूब मन लगा के पढ़िए। कम से कम क्लास के बाद 8 घंटे समय तो निकालिए ही, हर हाल में 8 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा, और लगातार 1 साल तक निकालना पड़ेगा। फिर जब निकाल लीजिएगा 1 साल तक, पूरी सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आप यूपीएससी का पीटी दीजिएगा। यूपीएससी का पीटी जिस साल देना है उस साल आपको मेहनत थोड़ा बढ़ा देना है, कम से कम 13-14 घंटे आपको अपने रूम पर देना पड़ेगा, अपने टेबल पर देना पड़ेगा, तब होगा काम आपका। तो इस तरीके से आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स वगैरह रोज पढ़ा कीजिए। अब बाकी बीच में कुछ पूछना हो तो हम तो हैं ही। तो हम लोग चलते हैं अपने कोर्स के ऊपर। समझ में कुछ आया? करना होगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता। मैं सुसाइड करने की बात नहीं कर रहा। कहने का मतलब यह है कि भैया आपको सुविधाओं को छोड़ना होगा, अपनी जो सुविधाएं आपकी है उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, तब काम होगा। चलिए, हम लोग, आप मत बनाइएगा, आपका बना हुआ है, आपका बना हुआ है, आप केवल देख लीजिए।
आप उसके आगे चलिएगा सिर्फ। यहां तक हो गया था ना भाई, यहां तक हम करा दिए थे कि तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार बताया था, अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पामीर गांठ को, पामीर प्लेट्यू को विश्व की छत कहा जाता है। कुनलुन और तिएन सिएन पर्वत चीन में है। काराकोरम पर्वत लद्दाख, तिब्बत और चीन में है। इधर ग्रेटर हिमालय का बढ़ा हुआ भाग अराकान योमा है, अराकान योमा है। इधर हिंदू कुश है, इधर सुलेमान और किर्थर है, बीच में पतवार का पठार है। क्लियर है ना, यहां तक हो चुका था। अगर आप इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, अगर इंडिया को देखेंगे आप तो इंडिया के बगल में क्या मिलेगा? पाकिस्तान, उसके ऊपर से क्या मिलेगा? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के आगे आओगे तो क्या मिलेगा? ईरान। अफगानिस्तान के जस्ट आगे क्या मिलेगा? ईरान। क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से शुरू हो जाता है वेस्ट एशिया। अफगानिस्तान से क्या शुरू हो जाता है जी? पश्चिम एशिया। पाकिस्तान तक है दक्षिण एशिया। पाकिस्तान तक आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? साउथ एशिया। हम एक दिन रीजनल ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाएंगे। साउथ एशिया में कौन से देश आते हैं? साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, मिडिल ईस्ट, मिडिल वेस्ट, वेस्ट एशिया, कौन कौन से देश किस में आते हैं आपको अलग से हम कराएंगे। इसके अलावा यूरोप पढ़ाएंगे तो बताएंगे बेनेलक्स क्या है, बाल्कन कंट्री किसको बोलते हैं, बाल्टिक कंट्री किसको बोलते हैं, स्कैंडिनेविया किसको बोलते हैं, फेनो स्कैंडिनेविया किसको बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, एंग्लो अमेरिका में कौन आता है, उसके बाद मिडिल अमेरिका में कौन आता है, लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। ये पूरे क्लियर, इसको बोलते हैं रीजनल ज्योग्राफी, यानी क्षेत्रीय भूगोल। ये हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। तो इसके बाद आइएगा तो ईरान में चले आइएगा। ईरान में एक पर्वत आया है। एक पर्वत कहाँ आया भैया? ईरान में। ईरान में जो पर्वत आया उसका नाम है एलबुर्ज। वहीं से आप आगे बढ़िएगा। ईरान में एक पर्वत आया, इसका फोटो ना हो तो जो लोग नए हैं आज वो फोटो बना के रख लेंगे इधर भी, लेकिन तत्काल यहां से चलना है। नीचे जैग्रोस, एलबुर्ज और जैग्रोस, ये दोनों के दोनों पर्वत कहाँ है स्टूडेंट? ये दोनों के दोनों कहाँ है? ईरान में। देखिए एलबुर्ज पर्वत जो है ना, एलबुर्ज एक पिक भी है, एलबुर्ज पूरा पर्वत भी है। एलबुर्ज एक पिक भी है और एलबुर्ज पूरा पर्वत भी है। एलबुर्ज पर्वत पूछा जाए तो होगा ईरान में। एलबुर्ज पर्वत कहाँ है? ईरान में है। लेकिन एलबुर्ज पिक की बात करें तो है यूरोप में। यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एलबुर्ज। यूरोप महादेश की हाईएस्ट पिक एलबुर्ज। अमेरिका महादेश, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका महादेश की हाईएस्ट पिक किलीमंजारो। अफ्रीका महादेश की हाईएस्ट पिक किलीमंजारो। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पिक माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पिक माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका की हाईएस्ट पिक किलीमंजारो। यूरोप की हाईएस्ट पिक एलबुर्ज, माउंट एलबुर्ज। एशिया और पूरे दुनिया की हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट। एशिया और पूरे दुनिया की हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को। ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को। ये सब चलते चलते आपको याद हो जाना चाहिए। चलते चलते आपको इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, ये सब याद हो जाना चाहिए। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबुर्ज। ये एलबुर्ज दूसरा है, वो एलबुर्ज स्पेलिंग कॉमन है, दोनों का स्पेलिंग सेम है। ये पहाड़ पूरा पिक है। एशिया और पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे के सारे पिक्स किलीमंजारो को छोड़कर सब फोल्ड माउंटेन के अंदर है। दुनिया के जितने भी ऊंचे पिक्स है ना, दुनिया के जितने भी ऊंचे पिक्स हैं वो सब किसमें मिलते हैं? फोल्ड माउंटेन में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि दुनिया के सबसे ऊंचे जो पिक्स हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे जो चोटी है, शिखर है, वो किस तरह के माउंटेन में मिलता है? फोल्ड माउंटेन में। कौन से फोल्ड माउंटेन? न्यू की ओल्ड? न्यू। दुनिया के जितने भी ऊंचे शिखर है, पूछा जाए किस तरह के पर्वत में पाए जाते हैं? न्यू फोल्ड माउंटेन। और न्यू फोल्ड माउंटेन को अल्पाइन माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, क्वाटरनरी माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो भैया एलबुर्ज और जैग्रोस, एलबुर्ज ईरान में, जैग्रोस पर्वत भी ईरान में। इसके बीच में भी क्या है? मैंने कहा था कि दो पहाड़ों के बीच एक प्लेन एरिया होता है जिसे प्लेट्यू कहा जाता है। इसका नाम है ईरान का पठार।
ईरान का पठार, प्लेट्यू ऑफ ईरान, प्लेट्यू ऑफ ईरान, दोनों भाषा में लिखवाएंगे। आप लोग जहां पर दिक्कत होगी हिंदी में या अंग्रेजी में, तो आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा कि सर इसका अंग्रेजी बोल दीजिए, इसका हिंदी बोल दीजिए, हम दोबारा रिपीट कर देंगे। धीरे हो लेकिन सबको समझ में आना चाहिए और संकोच नहीं करना है। क्लास में अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो जरूर बोलो, अगर नहीं बोल पाते तो क्लास के बाहर बोल लो, लेकिन बोलो जरूर। और ऑनलाइन वाले भाई जो लोग एप्लीकेशन के ऊपर लाइव देख रहे हैं, आप लोगों से भी आग्रह है कि मेरे सामने अब यहाँ पर स्क्रीन आ चुका है, और अगर आपको कुछ पूछना हो हमसे तो आप मेरे सामने कमेंट आपका दिखेगा, आप पूछ लें, ठीक है। आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, लाइव वाले को भी मैं बोल दे रहा हूँ, और आप लोग भी पूछ लिया कीजिए, ठीक है। और नहीं पूछ पाते तो फिर ब्रेक में पूछ लीजिए, लेकिन पूछिए, टीचर से पूछना है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं और इस स्थिति में इंसान के पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, है ना। पहला डाउट तो ये होता है कि इतने आईएएस का इतना बड़ा सिलेबस है, बीपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस है, सर कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, क्या करें। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी काउंसलिंग करना हो तो आपका टीचर, खासकर मैं तो आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। लेकिन आप पढ़िएगा तब ना, जो पढ़ेगा वही टीचर का यूज कर पाएगा, वही पूछ पाएगा तरह तरह की बात टीचर से, और जो नहीं पढ़ेगा वो पूछेगा ही नहीं, है ना। तो पूछना है। तो एल्बुर्ज और जैग्रोस के बीच ईरान का पठार। अब ईरान से स्टूडेंट अगर तुम मैप देखे होगे, घर पे जाके बैठे नहीं होगे इस मैप को बनाकर, लेकिन मुझे विश्वास है कि कॉपी में ही होगा, हमारे आने के बाद याद भी नहीं होगा कि क्या सर कराए थे पिछले क्लास में। 90% लोग ऐसे होंगे। तो भैया ईरान से अगर उत्तर में जाओगे, ईरान के नॉर्थ में जाओगे तो तुर्की मिलेगा। आपको मैपिंग भी हो रहा है साथ साथ, ये सिर्फ आपका माउंटेन का चैप्टर नहीं हो रहा है, मैपिंग भी हो रहा है कि भैया इधर से चलेंगे तो म्यांमार, इंडिया, भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन, इधर आएंगे तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर में तुर्कमेनिस्तान, इधर आएंगे तो ईरान, ईरान में एल्बुर्ज और जैग्रोस। ईरान के नॉर्थ में आओगे तो तुर्की मिलेगा, टर्की। टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में है, एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की। यूरोप महादेश में तीन देश ऐसे हैं, एक अजरबैजान, एक रसिया और तीसरा टर्की। 3 कंट्री हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में आते हैं, यूरोप और एशिया दोनों में। अजरबैजान भी यूरोप और एशिया दोनों में आता है, टर्की भी यूरोप और एशिया दोनों में आता है, और रूस भी यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो रूस, टर्की और अजरबैजान, 3 ऐसे देश हैं जो 2-2 कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। इंडिया सिर्फ एशिया में है, इंडिया 2 कॉन्टिनेंट में नहीं है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान, रूस और इधर अफ्रीका का मिस्र, अफ्रीका का इजिप्ट, ये भी 2-2 कॉन्टिनेंट में भी बताएंगे आपको। तो इधर आओगे तो मिलेगा तुर्की, और इसके नीचे आओगे ना, जस्ट मैप में जाके देखना, इसके जस्ट नीचे अगर आओगे तो मिलेगा इराक। क्या मिलेगा? ईरान के जस्ट नीचे इराक, इराक के बाद मिलेगा सऊदी अरब, इराक के बाद सऊदी अरब, यहीं पर मिलेगा यूएई, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, उसके बाद मिलेगा आपको कुवैत, उसके बाद यमन और ओमान, ये सब नीचे में ही मिलेगा। इस कॉर्नर में आओगे तो क्या मिलेगा? तुर्की। तो कॉर्नर में एक पहाड़ निकल के आया जो कहाँ है भैया? तुर्की में। तुर्की में आया, इस पर्वत का नाम है पोंटिक पर्वत, पोंटिक पर्वत, इसका नाम है टॉरस पर्वत, पोंटिक और टॉरस, पोंटिक पर्वत और टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत का जिक्र हॉलीवुड के सिनेमा में आता है। हॉलीवुड मूवी में एक मूवी मैंने देखा था हॉलीवुड का, हरक्यूलस, उसके अंदर टॉरस पर्वत का जिक्र कई बार आया है। उस फिल्म के अंदर टॉरस माउंटेन को पार करके सेना आती है लड़ाई करने के लिए, तो टॉरस पर्वत का जिक्र कई बार है वहां। पोंटिक का टॉरस पर्वत जो है ना, इसका हॉलीवुड के सिनेमा में इसका जिक्र होता है। कभी मूवी देखिए तो जो टर्म का प्रयोग करते हैं उसके बारे में सोचिए कि टॉरस पर्वत, हम अभी तुरंत 12 बजे तक टॉरस पर्वत को पार कर जाएंगे। तो टॉरस पर्वत बोला तो टॉरस पर्वत है भी कि ऐसे ही जनरली नाम ले लिया, पर ऐसा नहीं होता। जो रियल में नेम होता है वही, क्योंकि आप सिनेमा जब देखते हैं तो उससे जुड़ते हैं आप, और जुड़ते हैं तो रियल चीज अगर नहीं उसको लगेगा तो देखेगा ही नहीं आपको। तो रियलिटी आजकल देखना लोग पसंद करते हैं, है ना। तो टॉरस पर्वत है। जैसे एक मूवी देखा एयरलिफ्ट, उसके अंदर एक डिजर्ट दिखाता है, कुवैत से जॉर्डन जाते समय एक डिजर्ट का पार करते हैं लोग। कौन सा डिजर्ट है? तो नेफर डिजर्ट है वो। तो कहने का मतलब जब आप मूवी देखें तो जो टर्मोलॉजी प्रयोग करता है ज्योग्राफिकल या कोई हिस्टोरिकल, तो उसका आप सर्च कीजिए नेट पर जाकर कि रियली में वहाँ वो चीज़ है या फिर केवल ऐसे ही दिखा दिया उन्होंने। तो भैया पोंटिक और टॉरस पर्वत के बीच अनातोलिया का पठार है, अनातोलिया का पठार,
पोंटिक और टॉरस के बीच किसका है भैया? अनातोलिया। जगह कम, इधर लिख देता हूं अनातोलिया, प्लेट्यू ऑफ अनातोलिया, प्लेट्यू ऑफ अनातोलिया तुर्की में। किस देश में है? क्वेश्चन आ जाएगा अनातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की में। और किसका एग्जाम्पल है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू का। किसका एग्जाम्पल है? अंतर पर्वतीय पठार का। पोंटिक और टॉरस पर्वत किस देश में है? टर्की में। टर्की लिख दीजिए, तुर्की। नीचे में तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं, तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का पिता मुस्तफा कमाल पाशा को कहते हैं आधुनिक तुर्की का पिता, या अतातुर्क। अतातुर्क या आधुनिक तुर्की का पिता मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। और तुर्की में एक झील भी है, वोन झील। टर्की में एक लेक है जिसका नाम है वोन लेक, वोन झील। तुर्की का वोन झील है, दुनिया में सबसे अधिक नमक रखने वाली झील है। तुर्की में एक वोन झील है जो दुनिया में सबसे अधिक नमक, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम नमक इसमें है। तुर्की का वोन झील दुनिया में सबसे अधिक नमक वाली झील। मैंने 1000 ग्राम पानी लीजिएगा तो उसमें कितना ग्राम नमक निकलेगा? 330 ग्राम। कहते हैं इसमें लोग सुसाइड नहीं कर पाते, इसमें डूबिएगा ही नहीं, रात भर पानी के ऊपर सोए रह जाइएगा पर अंदर नहीं जाइएगा। नमक का दलदल है ये, एक तरह का नमक का दलदल है, इसमें डूब नहीं सकते। कहते हैं माँ के गर्भ में बच्चा नहीं डूबता क्योंकि वहाँ भी इप्सम सॉल्ट होता है, इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा तैरता रहता है, डूबता नहीं है। उसी प्रकार से इसमें भी कहते हैं डूबते नहीं है, इतना ज़्यादा नमक है इसमें कि लोग तैरते रहते हैं, गाढ़ा हो जाता है ना इसलिए। देखिए तो समुद्र के पानी में तैरना आसान है, नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र का पानी गाढ़ा है, उसमें नमक मिला हुआ है, जिस कारण से समुद्र की पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो आप आसानी से पानी पर तैर सकते हैं। लेकिन जब पानी पतला होता है जिसमें कोई नमक नहीं मिला हुआ है उसमें तैरना कठिन हो जाता है। क्वेश्चन आता है कैसा क्यों, कि समुद्र में तैरना आसान, नदी में तैरना कठिन, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या देते हैं? क्योंकि नदी का पानी कम डेंस है और समुद्र के पानी में नमक मिला होने के कारण ज़्यादा डेंस है, यही कारण है कि उसमें तैरना आसान। ये प्रश्न जनरली जीएस में पूछा जाता है। क्लियर है? तो भैया अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में, पोंटिक और टॉरस पर्वत के बीच। अब आप पहाड़ में चलते चलते थक गए होंगे, जो लोग नए हैं वो इसका नाम लिख देंगे हिंदू कुश। यह इसमें आधे का नाम है किरथर, आधे का नाम है किरथर, आधे का नाम है सुलेमान। सुलेमान ये दोनों के दोनों, ये भी पाकिस्तान में है और ये भी पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में है। बगल में देश का नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन न हो जाए कि सर हिंदू कुश किस देश में बनाए थे। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर जी यूनान से भारत आया था, ग्रीस से भारत आया था, है ना। वो हिंदू कुश को पार करके भारत आया था, हिंदू कुश पर्वत को पार करके ही वो कहाँ आया था? इंडिया आया था। और यहीं से लौट कर जा रहा था तो बेबीलोन, जो आजकल ईरान में एक जगह है बेबीलोन, वहीं पर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, एक भयानक बीमारी से ग्रसित हो गया। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। ये जो अरस्तु था ना, उसे बायोलॉजी का पिता भी कहते हैं। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का पिता, अरस्तु को जलवायु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ये सब किसको कहते हैं भैया? अरस्तु को। अरस्तु के दो शिष्य थे, एक पढ़ने वाला, एक लड़ने वाला। लड़ने वाला सिकंदर और पढ़ने वाला थियोफ्रेस्टस। अरस्तु के दो शिष्य, पढ़ने वाला थियोफ्रेस्टस और लड़ने वाला सिकंदर। तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ये सब चलते चलते जी के याद कर लीजिए, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। तो वही सिकंदर, सिकंदर आया था पार करके किसको? हिंदू कुश को। इसके बीच में पोतवार का पठार, इसके बीच में पोतवार का पठार था, तो नोट कर लीजिएगा। अब पठार में चलते चलते आप लोगों को थकावट हो गया होगा, तो चलिए समुद्र में कूद के स्नान कर लेते हैं। भूमध्य सागर क्या मिल जाएगा? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, इसको हम लोग रूम सी भी कहते हैं। मेडिटेरेनियन सी को रूम सी या रूम सागर के नाम से भी जानते हैं। वजह क्या है? मेडिटेरेनियन सी को रूम सागर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जैसे कमरा में निकलने के लिए एक रूम से निकलने का एक दरवाजा होता है ना, वैसे ही इस सागर से निकलने का भी एक दरवाजा है।
चारों तरफ से सागर जमीन से घिरा है। ये सागर ऐसा सागर है जो चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा है। ऊपर में यूरोप है, ऊपर में कौन सा देश है, महादेश है, कौन सी कॉन्टिनेंट है, यूरोप। और नीचे में कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। और इधर से तो एशिया महादेश है। इधर से कौन सा देश आ रहा है, एशिया। क्वेश्चन आता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा सागर है जो 3 तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ में यूरोप, साउथ में अफ्रीका और ईस्ट में एशिया, तो मेडिटेरियन सी। इससे निकलने का मात्र एक ही दरवाजा था, इससे निकलने का एक ही दरवाजा था। इस दरवाजा का नाम है जिब्राल्टर। इस दरवाजा का नाम क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्ट्रेट का हिंदी होता है जल संधि। स्ट्रेट का हिंदी क्या होता है, जल संधि। जल संधि, जल का मतलब पानी, जल का मतलब पानी, और संधि माने मिलाने वाला, संधि माने जोड़ने वाला, मिलाने वाला। तो दो पानी को, दो वाटर मास को जो कनेक्ट कर देता है, उसी को हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेट और हिंदी में जल संधि बोलते हैं। दो वाटर मास को जो कनेक्ट करता है, दो वाटर मास दो जल को जोड़ता है, उसे बोलते हैं जल संधि, अंग्रेजी में स्ट्रेट। और जहां सुन लो, ऐसा जल संधि जो देखने में डमरू जैसा दिखे, ऐसा जल संधि जो देखने में डमरू जैसा दिखे, डमरू जैसा दिखे। ये श्रीलंका है, ये इंडिया है। अब यहां से देख रहे हो तुम, ये फैल गया, इधर से फैल गया, तो ये कैसा लग रहा है आपको, डमरू जैसा। ऐसा जल संधि जो देखने में डमरू जैसा लगे, तो उसको अंग्रेजी में तो स्ट्रेट ही कहेंगे। अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं है, हिंदी में अंतर है। हिंदी में जल संधि बोलते हैं सिंपली जो सीधा सीधा लाइन है, लेकिन जो डमरू बन जाए, जहां जिस स्ट्रेट में क्या बन जाए, डमरू, उसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल डमरू मध्य। अंग्रेजी में सबको स्ट्रेट कहा जाता है। जल संधि बोलो, जल डमरू मध्य बोलो, एक ही बात है। लेकिन जल संधि वहां बोलेंगे जहां सीधा सीधा लाइन हो, जोड़ने वाला, और जहां जोड़ने में सीधा सीधा लाइन ना हो, कि डमरू जैसा लाइन हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग जल डमरू मध्य। जैसे यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, यहाँ पर क्या भैया, पाक स्ट्रेट। हिंदी में बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाक जल डमरू मध्य। श्रीलंका को भारत से अलग करता है कौन, पाक स्ट्रेट। हम आपको स्ट्रेट अलग से पढ़ाएंगे, कौन सा स्ट्रेट किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है। अब हम लोग आते हैं भाई, यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका। अब देखो ये अलग जोड़ता है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, जिसको हम लोग बोलचाल में अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर का ही दूसरा नाम क्या है, अंध महासागर, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन आ जाए कि जिब्राल्टर किसको जोड़ता है, जिब्राल्टर किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। जिब्राल्टर किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को। अब याद करना पड़ेगा, या दिखाई दे दिया, अब दिख गया, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, अब हमेशा के लिए याद हो गया। और अटलांटिक महासागर को पार करोगे तो मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। धरती गोल है, और उसको पार करोगे तो मिल जाएगा प्रशांत महासागर, यहां पहुंच जाओगे। फिर यहां से घूमते हुए लौटना नहीं है, घूमते हुए फिर से कहां पहुंच जाओगे, इंडिया। इधर आओगे इंडिया के साइड में, चीन साइड में, तो मिलेगा पैसिफिक ओशियन। तो अमेरिका को पार करोगे तो क्या मिलेगा, पैसिफिक ओशियन। पार करते आगे बढ़ते जाओ, घूमते घूमते कहां पहुंच जाओगे, चीन। और चीन से फिर होते हुए कहां पहुंच जाओगे, हिंद महासागर में, भारत में। समझ में आ रहा है, कुछ मैप का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप एक ऐसे दुनिया हम लोग घूम लिए इंडिया में आते आते। तो जिब्राल्टर किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, या अंध महासागर को रूम सागर से। इसके ऊपर में कौन सा देश है, स्पेन। इसके ऊपर में कौन सा कंट्री है, स्पेन। इसके नीचे में जो देश है उसका नाम है मोरक्को। जगह कम है, मोरक्को, आप नोट कर लीजिएगा। ऊपर में स्पेन है, नीचे में मोरक्को है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि किसको जोड़ता है जिब्राल्टर, नए बच्चे भी बोलेंगे, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। और किसको अलग करता है, तो स्पेन को मोरक्को से। किसको अलग करता है, स्पेन को मोरक्को से। यानी यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला स्टेट कौन सा है, यूरोप महादेश में। स्पेन कहां पड़ेगा, यूरोप में। और मोरक्को कहां पड़ेगा, अफ्रीका में। तो अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर। बोलना भी, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर। और भैया भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, जिब्राल्टर। दोनों का आंसर क्या होगा, जिब्राल्टर। लेकिन आपको बता दें, अगर आप मैप देखें, थोड़ा सा मैप देख लें, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, और यहां पर इंडिया है, और यहां पर रेड सी है। क्या भैया, यहां पर रेड सी, और यहां पर इजिप्ट है।
यहाँ पर एक देश का है जिसका नाम क्या है, इजिप्ट यानी मिस्र। यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है मिस्र। ठीक है, अब देखो इंडिया को अगर जाना होता था यूरोप तो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा जाते थे, क्योंकि यूरोप जाने के लिए आपको जिब्राल्टर पार करेंगे तब ना यूरोप जाएंगे भाई। तो इतना घूमना पड़ता था, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, पूरे अफ्रीका का क्या करना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था। देख रहे हो ना, एक लंबी दूरी तय करना, ईंधन का खपत अलग, समय का बर्बादी अलग। ईंधन का खपत अलग था, चूंकि लंबा दूरी तय करना है, टाइम की बर्बादी अलग होती थी। तो 1857 में एक योजना बनाई गई कि जो अफ्रीका महादेश का ये जो कंट्री है इजिप्ट, क्या क्या कुछ दिक्कत हो गई क्या? स्ट्रेट, STRAIT,